आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है? ऐसी मार्केट है जिसमें हम क्रिएशन एंड एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का, और यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बेसिकली होती हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है हमारी इस फाइनेंशियल मार्केट का? तो सबसे पहले है मोबिलाइजेशन करना सेविंग्स का एंड उनको चैनलाइज करना एक मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी सेविंग्स होती है और उससे हमें एक प्रोडक्टिव यूज़ हम उसका कर पाते हैं। फैसिलिटेट करना प्राइस डिस्कवरी, तो इसी से जो है प्राइजेस पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओके, देन देयर इज अ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, और लिक्विडिटी भी देता है जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हमें नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये दो टाइप की है, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट जो है दो टाइप की है, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट हमारा एक शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटीज़ है जिसमें हम छोटे टर्म, एक साल से भी छोटे जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उसके हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी है वो करते हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एट्सेट्रा। एंड कैपिटल मार्केट पे वही एक मार्केट होती है लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और इसमें हमारी दो आती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम उन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं जो पहली बार होती है इशू, एंड सेकेंडरी में उन्हीं की जो इशूड है, यही जो इशूड थी इनका सेल एंड बाय एंड सेल करते हैं इसको। तो दोबारा से एक चार्ट बना लेते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट है, दैट इज़ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हमारी एक साल की है से कम की जो भी सिक्योरिटीज़ है, कैपिटल में थोड़ा कैपिटल वाली मार्केट, मतलब बड़े अमाउंट की, बड़े टाइम की। मनी मार्केट हमारे टाइप की नहीं है। कैपिटल मार्केट में दो टाइप की है, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। नाउ व्हाट इज़ मनी मार्केट? सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट की। तो उसमें हमारी एक तो होती है ऑर्गेनाइज, एक होती है अनऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट जैसे कि पता है फाइनेंशियल एसेट्स जो कि बेसिकली मैच्योरिटी जिनका एक साल से कम का होता है उससे डील करती है। इसमें हमारे जो है आरबीआई वगैरह, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर जो भी स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, रोल क्या होता है आरबीआई का ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में? सो तो बेसिकली मेंटेन करके रखता है लिक्विडिटी को एंड ये प्राइस को भी स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के, तो सबसे पहला हमारा ट्रेजरी बिल है। ये हमारा आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, और ये चार टाइप के हमारे जो है ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 14 दिन, 91, 182 एंड 364 डेज। इस तरीके से ये चार टाइप के होते हैं। फीचर्स क्या है हमारे ट्रेजरी बिल के? तो ये सोल्ड डिस्काउंट पे होते हैं, रीपर्चेज ये क्या होते हैं, फेस वैल्यू पे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि इनको बेच देंगे हम, 100 का था उसको 90 में कर देंगे, लेकिन जब इसको रीपर्चेज करेंगे, वापस से खरीदेंगे, तो हम लोगों को मतलब 100 ही पैसा देंगे। लिया 90 था, लोगों को 100 दे दिया, इस तरीके से। ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिकॉज शॉर्ट टर्म के हैं, जितना शॉर्ट टर्म करेंगे उतने ज़्यादा हाईली लिक्विड होंगे। एंड जो बैंक्स हैं वो एसएलआर रिक्वायरमेंट में ट्रेजरी बिल्स को रख सकते हैं। ठीक है, मतलब एसएलआर जो उनका कोटा होता है उसमें वो ट्रेजरी बिल को एज अ कोटा रख सकते हैं। और कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है जो कि आरबीआई सोल्ड करती है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट में। इसके क्या फीचर्स है? 91 टेस्ट से भी कम की होती है और इशू होती है डिस्काउंट में, रीपर्चेज होती है फेस वैल्यू पे। जितनी भी जो मतलब मोटी मोटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो ऐसी होती है ना, ये भी एसएलआर रिक्वायर्ड्स में रखी जा सकती है। नाउ देयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये क्या होता है? ये इशू करता है कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्टेड कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, अब ये मोर देन 7 दिन से, ये 7 से 364 डेज का इनका टाइम पीरियड रहता है, और इनको भी इशू करा जाता है डिस्काउंट पे, रीपर्चेज किया जाता है फेस वैल्यू पे। रीजनल रूरल बैंक्स भी परमिटेड हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आरआरबीज भी इसमें परमिटेड है। कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें हमारे आरआरबी भी है शामिल, तो ये ध्यान रखना है पॉइंट हमें। एंड ये इशू होते हैं मिनिमम 5 लाख के, एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख में जो है इशू होते हैं। 5 लाख, देन 5, जो भी मल्टीपल थे, 5 to 10 लाख, 3 जा 15 लाख, इट्स लाइक दैट। देन देयर इज अ कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या है हमारा? ये जो भी कमर्शियल, नाम ही कमर्शियल आ गया है, तो ये हमारी कंपनीज जनरली करती हैं। ठीक है, और ये 15 दिन से 1 साल का लिए होता है। मतलब शॉर्ट टर्म में इतना ध्यान रखना कि कमर्शियल पेपर और कॉर्पोरेट करता है, गवर्नमेंट नहीं करता, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सेम कमर्शियल बिल भी ऐसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का होता है। ठीक है, और इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, फेवर ऑफ द बायर के फेवर में किया जाता है, वही कमर्शियल बिल है। ठीक है, और 90 डेज़ का होता है। तो मैं पता है कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में पड़ा भी था अकाउंट्स में, तो वो हमेशा 90 डेज़ के ही होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, देन देयर इज अ कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ठीक है, कॉल मनी एंड नोटिस मनी क्या है? इसको हम कहते हैं कॉल मनी को, दैट इज ओवरनाइट मनी, मतलब एक दिन के लिए होता है। ठीक है, एंड मोर देन जो एक दिन से और 14 दिन के बीच के होता है उसको हम कहते हैं वी कॉल इट द नोटिस मनी। ठीक है, तो ये कौन करता है? बैंक्स करता है अपनी टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। ठीक है, और ये इंटर बैंक एक फंड मार्केट है। ठीक है, इंटर बैंक एक फंड मार्केट है। ठीक है,
नाउ कंपैरिजन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए दैट इज़ ट्रेजरी बिल था, देन कैश मैनेजमेंट बिल एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिकॉज ये बैंक्स करते हैं। बाकी कमर्शियल पेपर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं टर्म्स के एसोसिएटेड ऑर्गेनाइज मनी मार्केट से। सबसे पहले बैंकर्स एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है एक बैंक पे, वो एक्सेप्ट होता है एज इट्स कमिटमेंट टू पे अ थर्ड पार्टी। मतलब तुम्हें पता ही है कि एक पेपर है, ठीक है, एक तरह का पेपर मैंने अपनी बैंक को दे दिया कि जब भी ये पर्सन पैसे लेने आए तो आपको इतना अमाउंट ये देना है इस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तो वो एक तरीके के बैंक एक्सेप्टेड कमिटमेंट, तो एक तरह से कमिटमेंट ही बैंक जो है वो देता है जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भैया हम पैसे दे देंगे। टाइम ड्राफ्ट क्या एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रॉमिस करता है कि हम पे कर देंगे सर्टेन पीरियड के बाद इतना अमाउंट, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ये होता है कि एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड होता है बाय मेकर क्रेडिटर के थ्रू, डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन टू पे स्पेसिफिक सम। मतलब एक जैसे कि मुझसे किसी ने उधार पैसे लिए, तो मैं उसको एक बिल लिख के दूंगी कि ये पैसे हैं, ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, तब दे देना, अभी नहीं दे सकते हो तब दे देना। तो इस तरीके से होता है। देयर इज अ प्रोविजनरी नोट। तो प्रोविजनरी नोट एक ये क्या होता है, पर्सन जो कि एक रिटर्न प्रॉमिस करता है पे करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी को, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें 15 दिन बाद 1 लाख रुपए दूंगी, ठीक है। तो ये प्रोमिशनरी नोट है और ये नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल भी हो सकता है। मनी मार्केट एंड मनी मार्केट फ्यूचर फंड्स, तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, दिस इज अ कलेक्टिव पूल ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स की सेविंग। मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर की सेविंग्स है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा कलेक्ट किया गया है और इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। एंड जो ये फंड है इसको इन्वेस्ट किया जाता है लिक्विड एसेट में, हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की एसेट्स में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। वो अपने डिस्क्रिप्शन से करते हैं जो भी इन्वेस्टर होते हैं। ओके, सो नाउ रीपर्चेज एग्रीमेंट्स दैट इज रेपोज। तो ये रेपोज तो पड़ा हुआ है, इतना इसमें कुछ नहीं है। नाउ दिस अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जैसे कि मैंने बात करी थी, सेकंड भी हमारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अनऑर्गेनाइज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज में कौन कर रहा था, सेबी कर रहा था। अब यहाँ पे जो सेबी है उसकी रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स, मतलब जो पुराने ज़माने में जैसे कि अपने रिलेटिव से उधार लेना ये वो, तो इसको हम कहते हैं देयर इज अ चिट फंड। चिट फंड होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पीरियोडिकली टुवर्ड्स एक चिट वैल्यू में, ठीक है। जैसे कि हर महीने वो 1,000 रुपये देंगे, 11 महीने तक देंगे। उसके बाद जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा वो पर्सन को दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, लकी ड्रॉ, लॉटरी सिस्टम भी उसमें होता है, या फिर तो पैसा वापस मिल जाएगा या फिर अगर आपका लकी ड्रॉ मिल गया तो ऐसा निकल जाएगा। उसके बाद इज द पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी स्कीम मतलब एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है जो प्रॉमिस करता है कि भाई आपको बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न्स देंगे। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड, पैसे ले लेंगे लेकिन कुछ भी देना वेना नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट क्या है, ये हमारा मीनिंग जैसे मैंने बोला, ये मार्केट है हमारी लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। और इसमें हमारे बोथ इक्विटी एंड डेट मार्केट दोनों आते हैं। इसके टाइप्स देखें तो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट जो हमारी वो न्यू सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं जो कि पहली बार इशू की गई हैं। और यहाँ पे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल जो है इस मार्केट में इन्वेस्टर्स रहते हैं ना। अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो हम पे परचेज एंड सेल करते हैं एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे हुई है एक बार, तो उनका ही बार बार हम क्या करेंगे, परचेज एंड सेल करेंगे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। और उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन होता है, सेबी होता है, ठीक है। नाउ क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कैपिटल मार्केट के, सो देयर इज अ प्योर इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो कुछ जो जिनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, हाइब्रिड है जो भी दो टाइप के होते हैं, कंबाइंड फीचर्स होते हैं। एंड डेरिवेटिव्स है जिनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती और उनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करते हैं किसी फाइनेंशियल एसेट पे, लाइक दैट। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल इसका सोवरन गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, गोल्ड पे डिपेंड करेगी, एक फाइनेंशियल एसेट पे, गोल्ड पे, ठीक है, एसेट पे डिपेंड करेगी। एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है बट काफ़ी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉवरन गोल्ड पे क्या है, डिपेंड करेगी, खुद की कोई वैल्यू नहीं है उस पेपर की लेकिन वो गोल्ड पे डिपेंड करेगी। नाउ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो सबसे पहला शेयर है। तो यहाँ पे जो शेयर होते हैं, पता है कंपनी के जो शेयर लॉन्च करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता एज रिटर्न, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, इक्विटी जिसमें ऑनर होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं जिनको थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है। ये भी डिविडेंड ही होते हैं जो कि फिक्स होता है एंड कोई वोटिंग राइट वगैरह इनके नहीं होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है विद अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी इशू करती है लॉन्ग टर्म एंड या कहें तो मीडियम टर्म लोन्स के लिए। डेरिवेटिव्स जैसे कि मैंने बताया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, डिराइव करता है अपनी वैल्यू को कोई किसी अंडरलाइंग एसेट की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, दैट इज द डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाउ बॉन्ड्स, बॉन्ड क्या है, ये भी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज पैसा लेती हैं फॉर डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम एक फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। जब भी बॉन्ड्स जो है बैक्ड होते हैं बाय अंडरलाइंग एसेट तो उनको हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या था
कि बॉन्ड क्या है, जनरली वो गवर्नमेंट ही इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं जब उनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमें 2 साल के लिए दे दो, 3 साल के लिए, तो उनका एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और जब बॉन्ड्स को हम बैकअप करते हैं कि अंडरलाइंग एसेट, मतलब जो बॉन्ड्स की जो जैसे कि गोल्ड टाइप है, तो उसकी जो एसेट थी कहीं ना कहीं गोल्ड पे जो वो पैसा है वो डिपेंड कर रहा था, तो कुछ इसको हम सिक्योर कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट बता रखा है, तो सबसे पहला है कूपन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो कूपन्स है, इंटरेस्ट रेट पेड होता है बॉन्ड्स पे, ठीक है। कूपन्स क्या है, एक तरीके का इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों बता रखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट निकालती है और उस पर वो इंटरेस्ट नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, वो ले तो लेती है डिस्काउंट पे, सॉरी बेच तो देती है डिस्काउंट पे, मतलब 100 की चीज़ थी उसने 90 में दे दी, लेकिन जब उसको वापस लोगों को देती है जो पैसा, ठीक है, तो वो 100 रुपये दे देती है। तो इस तरीके से भी होते हैं। तो कूपन्स मतलब जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड है, वही वाली बात है जहाँ पे जीरो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इनको सोल्ड तो हम डिस्काउंट पे करते हैं, रीपे कर देते हैं उनकी फेस वैल्यू पे। अच्छा, म्यूनसिपल बॉन्ड है, कौन करेगा? डेफिनेटली डेफ सिक्योरिटीज, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है पैसे उनको चाहिए इसलिए वो करती है। सोवरेन बॉन्ड जैसे कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट इशू करती है अपने एक्सपेंडिचर्स को। सोवरेन मतलब कंट्री के विद इन होते हैं, इट्स लाइक दैट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसके बारे में हमने बात करें कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो कि डिनोमिनेटेड होती है गोल्ड की ग्राम से, और स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, और अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ये एक तरीके से सब्सटीट्यूट है होल्ड करने के लिए फिजिकल गोल्ड को, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब उसके जनरल फीचर्स हम देख लेते हैं। तो इशू कौन करता है? आरबीआई ही करता है सिर्फ, ठीक है। नाउ ये इसका टेन्योर क्या होता है? जनरली 5 से 8 साल का इसका क्या होता है? टेन्योर होता है। तो 5 में, 6, 7 में ईयर पे आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, मतलब निकलवा सकते हो अपने पैसे को। जो इसके मिनिमम है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में लगा सकते हो, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 4 किलो है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, बहुत है। से आरबीआई निकाल सकती है सिर्फ, ठीक है। ये बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पे, टेन्योर 5 से 8 साल है, मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम हमारा 4 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड की। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो कैपिटल है बीइंग रेज होती है टू फंड फॉरेन जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। ब्लू बॉन्ड क्या हुआ? ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट इशू करेगा, डेवलपमेंट बैंक्स कर सकते हैं। कैपिटल किसके लिए रेज करेंगे? ब्लू से क्या आ जाएगा? मेराइन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। नो सोशल इम्पैक्ट बैंड मतलब कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बॉन्ड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहा है, इंप्रूव करने के लिए सोशल आउटकम हमारे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ। तो ऐसा पैसा जिसको हम यूज़ किसके लिए करेंगे? इंप्रूव करने के लिए सोशल आउटकम ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ, जैसे कि सिटीजन्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो वुमेन्स, जैसे कि लाइवलीहुड बॉन्ड है एग्जाम्पल इसका, ये अच्छा बैठेगा कि वुमेन की लाइवलीहुड देने के लिए, उनको थोड़ा सा रोजगार देने के लिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वैसे ऊपर से बता देती हूँ। कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो सकते हैं, सिंपल शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जो इसमें इन्फ्लेशन क्या है एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है वो इशू करते हैं ऐसे बॉन्ड जो कि गारंटी करते हैं स्टीडी यील्ड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, कि आपको यील्ड मिलेगा ही मिलेगा चाहे कितना ही इन्फ्लेशन चल रहा हो। सो ये जो है डिज़ाइन होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क से। मतलब ऐसा है कि ऐसा ना हो कि देखो आज हमारा पहला ईयर है ऐसा मानते हैं, और 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी किसी भी बॉन्ड की, ठीक है। तो जब ये आया था तब हमने लिया, तो हमने इस बेसिस पे लेके था हमें 20,000 का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब 5 साल बाद इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 20,000 की जो कीमत है वो एक्चुअल में कितनी होगी? उसकी जो परचेसिंग पावर कम हो जाती है, वो सिर्फ 10,000 रहेगी। तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ इन्वेस्टर को, ठीक है। तो उस लॉस से बचाने के लिए क्या है? मैक्रो इकोनॉमी रिस्क से बचाने के लिए है। सो ये करता है, प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन को, प्रिंसिपल एंड जो भी हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है दोनों के लिए, और इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता रहेगा वैसे वैसे इसकी भी इंटरेस्ट का भी जो प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। तो अगर आपको वो 20,000 पहली ईयर में मिलना था, तो 5वीं ईयर में जो जितना 20,000 की कीमत एक्चुअल में होगी ना उतना मिलेगा। अगर 30,000 तो 30,000 जो है आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ध्यान रखना है ना। कंसेप्ट क्या है बॉन्ड यील्ड का? बेसिकली बॉन्ड यील्ड होता क्या है? तो बॉन्ड यील्ड मतलब जो भी बॉन्ड पे फायदा हो रहा है, किसी भी बॉन्ड को खरीदा और उस पर क्या आपको फायदा मिला है, वो जो है डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ बॉन्ड यील्ड फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है प्राइस पे, ठीक है। तो कैसे करता है वो हम देखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखो मतलब होता क्या है, जैसे जैसे अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब उसका कोई चीज़ हमें महंगी पड़ रही है, इसका मतलब उसका जो हमें फ़ायदा पड़ रहा है एक तरीके से, और मतलब जो रिटर्न्स मिलेंगे वो सब कुछ लगा के हमें एक तरीके से फ़ायदा कम मिलेगा। वहीं पे अगर प्राइस सस्ते हो जाए, ठीक है, तो हमें जो बॉन्ड यील्ड है वो हमारे क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा होगा एज एन कंपेरिजन, ठीक है, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब होता क्या है, एक हम ऐसा पढ़ते हैं रिलेशनशिप क्या है हमारे बॉन्ड यील्ड एंड प्राइस, बॉन्ड प्राइस का, ठीक है। तो मोर सेलर, अगर हमारे पास ज़्यादा सेलर होते हैं तो बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा लार्ज सप्लाई में आते हैं। ज़्यादा सेलर मतलब उसकी सप्लाई बढ़ गई, जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसका क्या होता है? उसके प्राइस क्या होते हैं? वो कम हो जाते हैं। प्राइस कम हो गया तो बॉल, जैसे मैंने बताया था कि अगर प्राइस कम होगा तो बॉन्ड का यील्ड जो है वो
प्राइस कम होगा सर, प्राइस कम होगा तो बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया। अब जैसे किसी चीज़ पे फायदा हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसकी और ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। जैसे डिमांड करने लगते हैं तो प्राइसेस अप हो जाएंगे एंड बॉन्ड का यील्ड दोबारा से कम हो जाएगा। और जैसे बॉन्ड का यील्ड कम हो जाएगा उसके बाद हमारे दोबारा से लोग क्या करेंगे, उसको बेचने की कोशिश करेंगे, क्यों ही रखेंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। तो ये रिलेशनशिप रहता है हमारे करेंसी, हमारे बॉन्ड यील्ड के बीच में और उसके प्राइस के बीच में। ना बात करते हैं मसाला बॉन्ड्स का। तो ये क्या है, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं जो कि इशू होते हैं आउटसाइड इंडिया, रेज करने के लिए फंड्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो करना चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट, तो वो हमारे यहाँ पे इस बॉन्ड को खरीद लें और फॉरेन जो FDI टाइप है, FDI को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज दोनों ही ये क्या है, इशू कर सकती है एज अ बॉन्ड। इट इज पैक्ड इनटू इंडियन करेंसी। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसका इम्पैक्ट बता रखा है कि बॉन्ड अगर वो लोग खरीदेंगे, बिकॉज ये रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, तो उनको रुपी की डिमांड करनी पड़ेगी। जैसे वो रुपी की डिमांड करेंगे, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, चलो कोई नहीं रुपी की जैसे वो डिमांड करेंगे, द डिमांडेड रुपी की डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा जो रुपी का रेट है वो गिर जाएगा। इन्वेस्टर्स को एक तरीके से रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में हमने पढ़ी थी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है, कि क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। जैसे मतलब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अकॉर्डिंग टू RBI जो कुछ फीचर्स बता रखे हैं। RBI जो है बेसिकली जो है मैंडेट करते हैं कि दीज बॉन्ड्स कैन नॉट बी इशूड। RBI के अकॉर्डिंग कौन कौन लोग हैं जो इसको इशू नहीं कर सकते, कोई भी रियल स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए आप इसको नहीं कर सकते हो। ये प्रोहिबिटेड है FDI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो भी मतलब चीज़ें अगर FDI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है, अगर फॉरेनर्स ऐसी किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो कि FDI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मना है, तो वो मसाला बॉन्ड्स की तहत भी नहीं कर सकते। कैपिटल मार्केट्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली करो, इस मसाला बॉन्ड्स की तरह नहीं कर सकते। लैंड परचेज करनी है तो भी नहीं कर सकते, या फिर लैंड करना है किसी अदर एंटिटी को, मतलब यहाँ से पैसे लेके किसी और को लैंड पे देना है तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ हमारे इसके एक्सेप्शन है, तो हमें ध्यान रखना है कि रियल स्टेट में नहीं कर सकते, जो FDI के अकॉर्डिंग गलत है उसमें नहीं कर सकते हो, लैंड को परचेज करने के लिए नहीं कर सकते, कैपिटल मार्केट में नहीं कर सकते, और किसी और को लैंड करने के लिए भी नहीं कर सकते। अगर बात करें मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड तो इसकी क्या है, अगर 50 मिलियन की बात करो तो इसकी 3 साल है, और वहीं पे अगर 50 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसकी 5 साल है, ठीक है। तो 50 मिलियन, ठीक है, कम तो 3 साल, ज़्यादा तो 5 साल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंड रेजिंग इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है सेल करना सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में प्राइमरी मार्केट पहली बार, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, दैट इज वी कॉल इट इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब है कि हमने कर दिया, हमें लगा कि अभी हमारे जो शेयर्स हैं वो कम हुए तो हमने और थोड़े और कर दिए, सो अगेन इशूइंग मोर एडिशनल शेयर्स को करना, तो दैट इज नोन एज द हमारा फॉलो ऑन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देन देयर इज अ प्रेफरेंशियल इशूज। प्रेफरेंशियल इशूज क्या होते हैं, अनलिस्टेड जो कंपनी है वो ऑफर करते हैं इशू ऑफ शेयर्स को कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, प्रेफरेंशियल का मतलब है प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। राइट इशू का मतलब है जब भी एक न्यू सिक्योरिटीज़ ऑफर होती है किसी भी लिस्टेड कंपनी के थ्रू, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, तो वो उनका एक तरीके से अधिकार है, राइट है, इस वजह से उनको दिया जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है राइट इशू, ठीक है। कंपैरिजन से हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स की। तो इन्वेस्टमेंट फंड्स, अब इन्वेस्टमेंट फंड्स मतलब किस तरीके से वेज हैं इन्वेस्टिंग फंड्स के, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूमरस इन्वेस्टर्स को, जो पूल करते हैं मनी को डिफरेंट इन्वेस्टर्स से एंड यूज़ करते हैं पूल मनी को बाय करने के लिए सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट, ठीक है। तो मतलब वो पैसे को लेते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, उन सबसे पैसा इकट्ठा करवा लिया, ठीक है, पैसा मतलब रुपीज़ इकट्ठे करवा लिए, ठीक है। और वो क्या करेंगे फिर, अलग उसको एक उससे सिक्योरिटीज़ को खरीद लिया, इट्स लाइक दैट, ठीक है। नाउ ऐसे टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मनी को कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, फॉर्म ऑफ पूल ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है, झुंड हो जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं फाइनेंशियल एसेट में। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म मतलब एसेट्स में ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स क्या है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो बहुत ही उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने मनी को लगाते हैं हाई रिस्की ऑप्शंस में और अर्न करते हैं हाई रेट ऑन रिटर्न, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हेज फंड्स, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें क्या होता है, ये स्टैब्लिश इंडिया में एज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड फंड्स फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, ठीक है।
फंड्स फ्रॉम स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। तो कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स थे बेसिकली म्यूचुअल फंड जैसे, बट कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स है, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर नहीं था, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड इसका मतलब है सिमिलर है म्यूचुअल फंड के जैसा ही, ये भी पूल करता है सम ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको फिजिकल रियल एस्टेट जो भी हमारा एसेट्स है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये बिल्कुल बिल्कुल इसके सिमिलर है, मतलब इसमें भी पैसा इकट्ठे करा जाएगा, इसमें भी निकाला जाएगा, लेकिन किसमें लगाया जाएगा, कलेक्टेड सम ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स गो टुवर्ड फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें लगाया जाता है। देन वी हैव द सोशल वेंचर फंड, ठीक है। तो फंड जो इन्वेस्ट होते हैं अर्ली स्टेज में सोशल इंटरप्राइजेज जो कि इंप्रूव करना चाहते हैं लिवलीहुड एंड प्रोवाइड करना चाहते हैं बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज पुअर को, तो उसको हम कहते हैं सोशल वेंचर फंड। तो कोई सोसाइटी का कुछ भला कर रहे हैं, इससे याद करना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड का फंड का मतलब क्या है कि ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट हमने करी है, सिक्योरिटी जो फंक्शन करेगी सिमिलरली म्यूचुअल फंड की तरह ही है, बट लेकिन जो कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी है वो ट्रेड होता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब जिसकी करेंसी में जो एक्सचेंज होते हैं ना उसके रिगार्डिंग है ये। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब एक एक्सपर्टाइज एंड रिक्वायर्ड फाइनेंस उसको चाहिए बस, ठीक है। उसके पास क्या है, खुद के पास कोई एक्सपर्टाइज है, जैसे एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स जो बाय करते हैं शेयर्स को लेसर क्वांटिटीज़ में, ठीक है, और उनके पास कम मनी होता है। रिटेल का मतलब भी होता है ना, जैसे कि एक होता है होलसेल और एक होता है हमारा रिटेल, बेसिक कीवर्ड। तो रिटेल का मतलब होता है कम अमाउंट में, होलसेल का मतलब है बहुत ज़्यादा बल्क में। तो यहाँ पे कम से याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, बाय करेंगे हम शेयर्स को लेसर क्वांटिटीज़ में कम पैसों के साथ। एंजल इन्वेस्टर्स का होता है एक तरीके से जो एंजल बन के आते हैं, ये भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पर्सन इनकम को बिजनेस स्टार्टअप्स में, या कहें तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल हमारी कंपनीज में। तो उनको हम कहते हैं एक तरीके से उनके लिए छोटी छोटी कंपनीज के लिए ये क्या बन के आए, एंजल बन के आए, तो इसलिए इनका नाम पड़ा एंजल इन्वेस्टर। ना इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर, जिनका बाइंग बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइप के जॉबर्स है। सबसे पहले मतलब जिनका फुल टाइम काम एक तरह से जॉब है ये सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना, तो फुल टाइम वो एंगेज होंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में। स्टैक क्या होते हैं, जो बाय करते हैं न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट से, उसको सेल कर देते हैं सेकेंडरी मार्केट में क्विक प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्टैक, ठीक है। वो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते, यहाँ से खरीदा यहाँ बेच दिया बस खत्म। ना बुल का मतलब इन्वेस्टर जो कि स्पेकुलेट करते हैं शेयर प्राइसेस विल राइज इन द फ्यूचर, ये देखते हैं कि क्या आगे प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो बढ़ेंगे तो उसको हम बुल कह देते हैं, उस वाले इन्वेस्टर को बियर कह देते हैं जब प्राइसेस गिरते हैं। उसको हमने रहता कि जो बुल है वो उछालता है, मारेगा तो उछालेगा, और इसलिए प्राइस जो है अब जाएंगे, और जो बियर है वो जब पीटेगा तो गिरा के पीटेगा, इसलिए प्राइसेस क्या है डाउन जाएंगे। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, और इसको स्पेकुलेट करना जो करेगा इन्वेस्टर, ठीक है। क्या टर्म्स एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर सिस्टम, मतलब एक तरीके से सर्किट एक पाथ है उसको ब्रेक कर देना, तो ये प्रिवेंट करता है मार्केट को क्रैश करने से, ठीक है। इसका मेन ये काम होता है, ठीक है। देन द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, तो बेसिकली फंड मतलब पैसा कहीं कलेक्टेड है, और नाम से देखेंगे इन्वेस्टर को कहीं ना प्रोटेक्शन देना है, तो ये सेबी के पास होता है, ठीक है, वो मेंटेन करेगा। तो कवर करता है इन्वेस्टर्स नॉन स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ लॉसेज को, अगर इन्वेस्टर को कोई नॉन स्पेकुलेटिव टाइप ऑफ लॉसेज हो जाता है तो उसको हेल्प करता है सेबी कवर कराने में। यूनिफाइड बॉन्ड मार्केट, यूनिफाइड मतलब एक, और बॉन्ड मार्केट मतलब जो भी मार्केट है उसको एक बना दो। तो 2020 में बेसिकली सेबी ने प्रपोज करा था यूनिफाइड बॉन्ड मार्केट के बारे में, जिसमें वो बोला कि जो जीसेक है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है, दोनों को ही आप अवेलेबल करा दो एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग करने के। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है, तो नाम से पहचानेंगे कि आपको गोल्ड आपने खरीदा नहीं है, बट आपको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब उस चीज़ की रिसिप्ट मिल रही है। तो यहाँ पे गोल्ड जो कंपनीज हैं वो डिपॉजिट कर देती हैं गोल्ड को वेयर हाउसेज में, ठीक है। तो मतलब अपने अपने जगहों में ऐसे गोदाम में रख लेंगी, और टर्न में आपको क्या दे देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो है रिसिप्ट दे देंगी, गोल्ड रिसिप्ट। ये लिस्टेड होती है, सेबी इनको रेगुलेट करता है, ध्यान रखना है, ठीक है, सेबी इनको रेगुलेट करता है ना। कमोडिटी मार्केट क्या है हमारे इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शंस के। ऑप्शंस का मतलब है जब भी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे भी बायर जो है उसके पास अधिकार है बाय या सेल करने का किसी भी अंडरलाइंग एसेट को एक सर्टेन प्राइस पे, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब जो भी हमारे एक इन्वेस्टर उसके पास जो भी ऑप्शंस हैं, दैट आर ऑप्शंस, बस और कुछ नहीं है। डब्बा ट्रेडिंग या फिर बकेटिंग या फिर बॉक्स ट्रेडिंग क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डब्बा ट्रेडर्स जो होते हैं वो अनऑफिशियल बुक या लेजर से फॉर एन अनक्रिपल ब्रोकर ऑफ एन अनस्क्रपलेस ब्रोकर, मतलब एक तरीके से डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं होता है, और एक तरीके से पता नहीं कहाँ से वो ट्रेडिंग करते हैं, और सेबी के अकॉर्डिंग ये इलीगल है, बस इतना ध्यान रखना। देन देयर इज अ इनसाइडर ट्रेडिंग, सो पर्सन जो एसोसिएटेड है कंपनी से, ठीक है, और उसको इनसाइडर एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, और उसके बेसिस पे उसने बाइंग एंड सेलिंग करा शेयर्स का, और उससे बहुत ज़्यादा एक विंडफुल गेन उसने पा लिया, तो ये भी एक तरीके डिक्लेयर किया गया इलीगल सेबी के थ्रू।
देन वी हैव द एग्लो ट्रेडिंग। अब एल्गो ट्रेडिंग, तो इसमें क्या होता है, कुछ लार्ज ब्रोकर्स या कंपनीज क्या करती हैं, वो एल्गोरिथम ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, मतलब कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर का, इट्स लाइक अ चैट जीपीटी का वो इस्तेमाल करेंगी और उससे ऑटोमेटिकली बाई सेल करेंगी सिक्योरिटीज़ को स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी पे, मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से, बहुत जल्दी जल्दी, और इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन ट्रेडर, एक ह्यूमन ट्रेडर के लिए जितना पॉसिबल नहीं इस तरीके से, ठीक है। सेबी ने इसको आज तक बैन नहीं किया, वैसे ध्यान रखना है। तो एग्लो ट्रेडिंग क्या है, एल्गो से याद रखिए, एल्गो मतलब एल्गोरिथम कौन पकड़ता है, हमारे कंप्यूटर्स करते हैं, और कंप्यूटर्स दौरान करी गई क्या है तरीके की ट्रेडिंग है। एसबीआई कह रही हूँ, सॉरी, सेबी ने इसको बैन नहीं किया है, ध्यान रखना है। वट इज कोलोकेशन मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो कि अलाउ कर रहे हैं शेयर ब्रोकर को इंस्टॉल करने में अपने ऑफिस एंड कंप्यूटर सिस्टम्स को वेरी क्लोज टू स्टॉक मार्केट, मतलब जो भी ये कंप्यूटर्स हैं अगर आप इंस्टॉल करते हो इनको क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज के, तो उसको हम को लोकेशंस बोल देते हैं, मतलब उसके पास है तो इसलिए को लोकेशन। नॉट डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, तो ये टाइप ऑफ नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को टू होल्ड शेयर की इक्विटी ऑफ फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो पैसा, सर्टिफिकेट है कि आपने क्या है शेयर्स होल्ड कर रखे हैं किसमें, फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम कह देते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। डिपॉजिट कर रखा है आपने कहीं और आपको उसके बदले में रिसिप्ट मिल गई है। और ये द वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो कि क्या करता है, लैंड करता है मनी कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। एक्सचेंज उनकी इक्विटी स्टेक के लिए, मतलब उनको पैसा दे देगा और उनसे क्या कर लेगा, शेयर खरीद लेगा। जब आपको दिखता है कि हाँ भैया इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल है इस कंपनी की, ठीक है, ये ग्रो करेगी, मतलब फ्यूचर में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। देन वी हैव पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, तो ये लार्ज डाटाबेस है बोरोस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सेसिबल है ऑल लैंडिंग एंड क्रेडिट डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री लार्ज डाटाबेस है, ठीक है। रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री से याद रखना है कि डाटा ही होगा इसमें, किसका, बोरोवर्स की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का, जो मतलब बोरो कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सेसिबल होती है जितनी भी लैंडिंग एंड क्रेडिट डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन से, तो वो डिसीजन ले पाए कि उनको इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू होते हैं एक करेंसी में अदर देन एक इशूअर्स की डोमेस्टिक करेंसी में, ठीक है। कन्वर्टेबल मतलब जो कि फॉरेन करेंसी में होंगे और वो कन्वर्टेबल है, ठीक है। दूसरी कंट्री में जो है वो हाइब्रिड है, मतलब डेब्ट एंड इक्विटी दोनों का वो हाइब्रिड है, इसलिए कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो सकते हैं। और अदर देन एक इशूअर की डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी में हुए हैं, बस सिंपल सी बात, नाम से पता चल रहा है। देन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ठीक है, एक इनिशिएटिव था जिसमें एग्जामाइन करते हैं कि कैसे एक्सचेंजेस इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, कंपनी सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब इन सबको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी लाने की चीज़ में, इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो भी इशूज़ हैं, इनकरेज करना है एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, उस इन्वेस्टमेंट के पैसों को ऐसी जगह यूज़ करो कि सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल्स को अचीव कर पाएँ, ठीक है। सो द चैप्टर इज डन हियर।